आज की चर्चा उन लाखों युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, पुलिस, दारोगा या फिर रेलवे की परीक्षा हो। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे उन टॉपर्स की रणनीति से निकली है जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज को सिर्फ हल नहीं किया बल्कि उन्हें अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अक्सर लोग पीवाईक्यूज को बस पुराने सवालों का एक बैंक समझते हैं, लेकिन आज हम इस पर गहराई से बात करेंगे कि असल में परीक्षा का ब्लूप्रिंट कैसे है। आपने हथियार शब्द का इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सही है। ये चर्चा सिर्फ सवाल जवाब की नहीं है बल्कि एक पूरी आप कह सकती हैं एक युद्ध नीति की है। अच्छा। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यूज का विश्लेषण करके परीक्षा लेने वाले के दिमाग को कैसे पढ़ा जा सकता है, उनके पैटर्न को कैसे क्रैक किया जा सकता है। मतलब एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना। बिल्कुल, ये एक स्मार्ट तरीका है जिससे मेहनत को एक सही दिशा मिलती है। तो चलिए इस रणनीति को परत दर परत खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि पीवाईक्यूज को कभी भी रैंडम सवालों का ढेर न समझें। कभी नहीं। यह आपकी परीक्षा का नक्शा है, एक तरह का ट्रेजर मैप। जब कोई छात्र पिछले मान लीजिए 5 से 10 साल के पेपर्स को खंगालता है तो एक पैटर्न साफ उभर कर आता है। हाँ, एक पैटर्न दिखने लगता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर के पसंदीदा लगते हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं। इसमें एक बड़ी दिलचस्प लाइन कही गई है, जो टॉपिक 3 बार आ चुका है वो चौथी बार भी आएगा। इसका मतलब साफ है, पीवाईक्यूज का विश्लेषण करके उन हॉट टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ और उन्हें अपनी प्राथमिकता बना लो। हाँ, और ये जो बात है ना, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। परीक्षा बनाने वाली कमेटी या व्यक्ति के पास एक सीमित दायरा होता है। अच्छा। वो हर विषय के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स यानी मुख्य सिद्धांतों पर ही जोर देते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि उम्मीदवार को विषय की बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण समझ है या नहीं। सही बात है। वो हर साल बिल्कुल नए सवाल नहीं बनाते बल्कि उन्हीं कोर कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत बदल कर पेश करते हैं। जब एक छात्र इस पैटर्न को पकड़ लेता है तो उसे ये समझ आता है कि उसे 100% सिलेबस के पीछे भागने की बजाय उन 20-30% सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर अपनी 80% ऊर्जा लगानी है। ये तो वो 80-20 का नियम हो गया। बिल्कुल, ये 80-20 का नियम है जो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। ये 80-20 वाला नियम तो कमाल का है, मतलब कम मेहनत में ज्यादा नतीजा। लेकिन मैंने देखा है कि कई छात्र पैटर्न पहचानने के बाद भी एक बहुत आम गलती करते हैं। वो क्या? कि वो अभ्यास कैसे करते हैं। यहीं पर हमारी दूसरी टिप आती है जो शायद कई लोगों के तैयारी करने का तरीका ही बदल दे। ओके। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साल के हिसाब से पेपर सॉल्व करते हैं। जैसे 2022 का पूरा पेपर उठाया और हल कर दिया, फिर 2021 का, फिर 2020 का। हाँ, ये सबसे कॉमन अप्रोच है। लेकिन टॉपर्स की रणनीति कुछ और कहती है। वो कहते हैं टॉपिक वाइज सॉल्व करो, ईयर वाइज नहीं। हाँ, और ये मैं कहूंगी एक क्रांतिकारी बदलाव है। सोचकर देखिए, जब आप साल के हिसाब से पेपर हल करते हैं तो आप एक सवाल गणित का करते हैं, अगला इतिहास का, फिर एक रीजनिंग का। हाँ, दिमाग कूदता रहता है इधर से उधर। बिल्कुल, आपका दिमाग लगातार अलग अलग विषयों के बीच कूदता रहता है। ये मॉक टेस्ट देने के लिए ठीक है, लेकिन सीखने के लिए नहीं। इसके बजाय जब आप टॉपिक के हिसाब से हल करते हैं, मान लीजिए आपने आज गणित में प्रतिशत यानी परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा। अब आप पिछले 10 सालों में एसएससी की सभी परीक्षाओं में परसेंटेज से आए हुए 100-150 सवालों को एक साथ हल करते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या इससे परीक्षा वाली फीलिंग नहीं चली जाती? मतलब साल के हिसाब से पेपर हल करने में तो असली परीक्षा जैसा माहौल बनता है। बिल्कुल। इसमें गणित, जीएस, रीजनिंग सब कुछ मिक्स होता है। टॉपिक वाइज करने से यह अनुभव तो नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल है, और ये दुविधा कई छात्रों के मन में होती है। इसका जवाब है कि दोनों का अपना अपना महत्व है और एक सही समय है। अच्छा, मतलब टाइमिंग का खेल है। हाँ, टॉपिक वाइज सॉल्व करना एक तरह से ट्रेनिंग की तरह है और ईयर वाइज सॉल्व करना फाइनल मैच खेलने जैसा है। ओके। जब आप टॉपिक वाइज 100 सवाल एक साथ करते हैं तो आप उस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देते हैं। आप सीखते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट को कितने अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, कभी सीधा सवाल, कभी घुमाकर, कभी 2 कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर। बिल्कुल, इसे डीप प्रैक्टिस कहते हैं। इससे उस विषय पर आपकी पकड़, आपकी महारत बनती है। एक बार जब आप इस तरह से 70-80% सिलेबस पर अपनी पकड़ बना लें, तब ईयर वाइज पेपर उठाओ। एग्जैक्टली। तब आप ईयर वाइज पेपर उठाकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को असली परीक्षा के माहौल में परखें।
पहले महारत फिर परीक्षा, ये सही क्रम है। वाह, मतलब पहले हर हथियार को चलाना सीखो, फिर युद्ध के मैदान में उतरो। ये बात तो दिमाग में बैठ गई जी। और ये महारत ही तो चाहिए। चलिए अब तीसरी और शायद सबसे शक्तिशाली ट्रिक पर आते हैं। मुझे तो ये पर्सनली सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। ये सिर्फ नोट्स बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक तरह से अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करने जैसा है। ये है एक खास PYQs नोटबुक बनाने की ट्रिक। हाँ, ये नोटबुक आपकी तैयारी का ब्रह्मास्त्र बन सकती है और इसे बनाने का तरीका बहुत खास है। कैसे? इसमें सिर्फ 4 कॉलम बनाने हैं। पहला, वो सवाल जिसमें आप अटके, जो आपको मुश्किल लगा या जिसमें आपने गलती की। ठीक है। दूसरा, उसका सही जवाब और पूरा सल्यूशन। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट या कोई शॉर्ट ट्रिक। ओके। और चौथा, जो सबसे अनोखा है, आम गलती या कॉमन मिस्टेक। इस कॉलम में आप लिखेंगी कि इस सवाल में छात्र आमतौर पर क्या गलती कर सकते हैं या खुद आपने क्या गलती की। क्या आप इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए इतिहास का कोई सवाल है। बिल्कुल। मान लीजिए GS में एक सवाल आया कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ और आपने जल्दबाजी में कोई गलत ऑप्शन चुन लिया। हो जाता है अक्सर। तो अब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, कॉलम 1 में सवाल, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। ठीक है। कॉलम 2, सही जवाब, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ओके। कॉलम 3, कॉन्सेप्ट, ये घटना भारत में स्वशासन और राष्ट्रवाद की बढ़ती मांग को दर्शाती है। अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय अपने लिए संविधान बनाने में सक्षम नहीं है, जिसे भारतीय नेताओं ने एक अपमान के रूप में देखा। और सबसे जरूरी चौथा कॉलम? हाँ, चौथा कॉलम, आम गलती। इसमें आप लिखेंगे, छात्र अक्सर विरोध की तारीख 1928 या लाला लाजपत राय की शहादत को कारण मान लेते हैं, जबकि वो विरोध का परिणाम था, मूल कारण नहीं। अरे वाह। और आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने भी सवाल ठीक से नहीं पढ़ा। जब आप इस तरह से 100-200 मुश्किल सवालों का एक कलेक्शन तैयार कर लेते हैं, तो परीक्षा से एक हफ्ते पहले आपको पूरी किताबें नहीं पलटनी पड़ती। बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ ये नोटबुक पढ़ते हैं और आपकी सारी कमजोरियां और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स एक साथ रिवाइज हो जाते हैं। जी। ये तो कमाल है। ये एक तरह से अपनी खुद की कस्टम मेड गाइड बुक बनाने जैसा है, जो सिर्फ आपकी कमजोरियों पर काम करती है। बेहतरीन। अब चौथी टिप पर आते हैं, जो स्पीड और प्रेशर से जुड़ी है। ये टिप इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ सवाल हल करना काफी नहीं है। परीक्षा के माहौल में उस दबाव के साथ अभ्यास करना जरूरी है, और इसके लिए एक ही तरीका है, टाइमर। हाँ, टाइमर आपकी तैयारी का सबसे ईमानदार दोस्त और सबसे सख्त कोच है। जब हम बिना समय के दबाव के सवाल हल करते हैं, तो हमारा दिमाग आराम से अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। सही बात है। लेकिन परीक्षा हॉल का माहौल अलग होता है। वहां घड़ी की टिक टिक एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है, जिसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। हाँ, वो प्रेशर तो महसूस होता है। इससे हमारी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने से दिमाग को उसी दबाव में तेजी से और सही काम करने की आदत पड़ती है। ये डर को फेमिलियरिटी यानी अपनेपन में बदलने की प्रक्रिया है। स्रोत में तो इसके लिए समय भी बताया गया है। गणित के लिए प्रति सवाल 30 से 40 सेकंड और GS के लिए 20 से 25 सेकंड। लेकिन कई बार शुरू में ये नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। एक सवाल पर 2-2 मिनट लग जाते हैं। तब क्या करें? बहुत जरूरी सवाल है। शुरुआत में इस टाइम लिमिट को हासिल करना मुश्किल है। इसका तरीका है धीरे धीरे आगे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, पहले आप बिना टाइमर के सवाल हल करें और अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दें। जब एक्यूरेसी 80-90% हो जाए, तब टाइमर का इस्तेमाल शुरू करें। भले ही शुरू में आप एक सवाल पर 2 मिनट ले रही हो। आपका पहला लक्ष्य उसे 1 मिनट 45 सेकंड पर लाना है, फिर 1 मिनट 30 सेकंड, और इसी तरह धीरे धीरे उसे 40 सेकंड तक लाना है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सही। दिमाग को आदत डालने में समय लगता है। जब असली परीक्षा में घड़ी चल रही होती है, तो आपका दिमाग घबराता नहीं, क्योंकि उसे लगता है अरे ये तो मैं रोज करता हूँ। बिल्कुल, डर को आदत में बदल देना, ये लाइन बहुत शक्तिशाली है। जी। और अब आते हैं हमारी आखिरी और 5वीं टिप पर, जो गलतियों के बारे में है। मुझे एक टॉपर का इंटरव्यू याद है, जिसने कहा था कि उसकी आधी तैयारी तो सिर्फ अपनी गलतियों वाली नोटबुक से हुई थी। स्रोत भी यही कहता है कि गलती करना समस्या नहीं है, गलती को दोहराना समस्या है, और इसके लिए अपनी हर गलती का विश्लेषण करना जरूरी है। एकदम।
और विश्लेषण का एक बहुत वैज्ञानिक तरीका बताया गया है। अपनी हर गलती को 3 श्रेणियों में बांटें। 3 श्रेणियां? हाँ। पहली श्रेणी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। इसका मतलब है कि आपको वो टॉपिक ही ठीक से नहीं आता, जैसे आपको प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला ही नहीं पता। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है वापस किताब पर जाओ, चैप्टर को दोबारा पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, ये तो सीधा है। दूसरी श्रेणी रीडिंग या अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक। मतलब आपको कॉन्सेप्ट तो आता था, पर आपने सवाल को गलत पढ़ लिया या गलत समझ लिया। हाँ, जैसे सवाल में नहीं लिखा था और वो देखा ही नहीं। बिल्कुल। इसका इलाज है ध्यान से पढ़ने का अभ्यास करना, शायद सवालों को 2 बार पढ़ने की आदत डालना। और तीसरी, ये कौन सी है? तीसरी श्रेणी सिली मिस्टेक। ये सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये वो गलती है जो होने के बाद आपको खुद पे ही हंसी भी आती है और गुस्सा भी। जैसे 2 + 2 = 5 लिख देना। हाँ, या फिर ऑप्शन बी की जगह सी भर देना। इसका इलाज है टाइमर के साथ और ज्यादा प्रैक्टिस और थोड़ा धैर्य। ये वर्गीकरण तो बहुत साफ है। इससे पता चल जाता है कि असल में कमी कहाँ है, ज्ञान में, ध्यान में या फिर अभ्यास में। सही। जब आपको अपनी बीमारी का सही कारण पता हो, तभी तो आप सही दवा ले सकते हैं। जिस टॉपिक में बार बार कॉन्सेप्ट की गलती हो, वही आपकी कमजोर कड़ी है। बिल्कुल। और जब वो कड़ी मजबूत हो गई तो सिलेक्शन दूर नहीं। तो मतलब हर गलती एक डेटा पॉइंट है। बिल्कुल, हर गलती एक डेटा पॉइंट है जो आपको बता रही है कि आपको कहाँ काम करना है। बिना इस विश्लेषण के आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हो सकता है आप उस टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हो जो आपको पहले से आता है और अपनी असली कमजोरी को नजरअंदाज कर रहे हो। सही बात है। ये 3 श्रेणियां आपकी तैयारी को एक लेजर फोकस देती हैं। बहुत खूब। तो ये थी वो 5 मुख्य रणनीतियां। अब इन 5 टिप्स के अलावा एक बोनस टिप भी दी गई है जो इन सब को एक साथ बांध देती है। अच्छा। वो है PYQs को कम से कम 3 बार रिवाइज करें। हाँ, ये 3 बार का नियम तैयारी के तीनों स्तरों को पूरा करता है। पहला रिवीजन है फाउंडेशन के लिए। मतलब जब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तब? जी, जब आप कोई टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तब उसके PYQs को हल करें। यहाँ मकसद सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। और दूसरा रिवीजन है फ्लुएंसी के लिए। कुछ हफ्तों या महीनों बाद उन्हीं PYQs को दोबारा हल करें, लेकिन इस बार टाइमर के साथ। यहाँ मकसद अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को निखारना है। और तीसरा और आखिरी? तीसरा रिवीजन है फाइनाले। परीक्षा से ठीक 10-15 दिन पहले सिर्फ उन सवालों को देखें जिन्हें आपने अपनी PYQs नोटबुक में मार्क किया था। यहाँ मकसद सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाना है कि हाँ, मैंने सबसे मुश्किल सवालों पर भी विजय पा ली है। अरे वाह! ज्ञान, गति और मनोबल? जी, ये एक संपूर्ण दृष्टिकोण है जो ज्ञान, गति और मनोबल तीनों पर काम करता है। और अंत में निचोड़ यही है कि अगर PYQs को इस तरह एक वैज्ञानिक तरीके से एक रणनीति के तहत इस्तेमाल किया जाए तो आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि फिर परीक्षा से डर नहीं लगता। बल्कि एक बहुत दमदार लाइन कही गई है, तो एग्जाम आपसे डरेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब आप ये जानते हैं कि आपने पिछले 10 साल के हर तरह के सवाल को न सिर्फ हल किया है बल्कि उसका विश्लेषण भी किया है, तो परीक्षा हॉल में बैठने पर आपको कुछ भी नया या अनजान नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे अपने ही मैदान पर खेल रहे हैं। बिल्कुल, आपको लगता है जैसे आप अपने ही प्रैक्टिस ग्राउंड पर बैठे हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये साफ है कि PYQ सिर्फ पुराने प्रश्न पत्रों का संग्रह नहीं है। सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर ये सफलता की एक तरह से गारंटी बन सकते हैं। जी, ये टॉपर्स द्वारा अपनाई गई एक सोची समझी रणनीति है जो तैयारी को दिशा देती है और मेहनत को सही जगह पर लगाती है। ये सिर्फ क्या पढ़ना है नहीं बताता, बल्कि कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है और किस पर ज्यादा ध्यान देना है, ये सब सिखाता है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो PYQs को समझने का तरीका है, जिसमें पैटर्न पहचानना, अपनी गलतियों का बारीकी से विश्लेषण करना और समय के दबाव में शांत रहकर काम करना शामिल है। क्या ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की ट्रिक है या फिर जीवन में किसी भी बड़ी और मुश्किल चुनौती को समझने, उसकी तैयारी करने और उसे जीतने का एक यूनिवर्सल जीवन कौशल है?